नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के ईएल थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ईएल 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का चैप्टर सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आज हम उस डिजिटल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम नीड ऑफ डिजिटाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और कंपैरिजन बिटवीन पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। Need of digitization. The communication that occurs in our day-to-day life is in the form of signals. These signals, such as sound signal, generally are analog in nature. When the communication need to be established over a distance, then the analog signals are sent through wires using different techniques for effective transmission. साथियों, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं आज के परिपेक्ष में, तो हम जो कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। और जनरली जो बात करें तो हमारे पास जो साउंड सिग्नल होता है, उस साउंड सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, तो वो जो साउंड सिग्नल होता है वो हमारा एनालॉग नेचर में होता है। उस एनालॉग नेचर के सिग्नल को जब हम दूर ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कुछ डिस्टेंस दूर तक, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जब हम मान लीजिए अगर हम 2 फीट पे बात कर रहे हैं तो हमें किसी कम्युनिकेशन हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। 8-10 फीट या उससे ज़्यादा हुआ थोड़ा बहुत, तो हम थोड़ा सा हमारी साउंड को जो लेवल है पावर को उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर ज़्यादा लोगों को एक साथ एड्रेस करते हैं तो हम माइक और स्पीकर वाला जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे को कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा दूरी पर कम्युनिकेट करना है, तो फिर हमें मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। और तब हम इस जो भी एनालॉग सिग्नल है हमारा, उसको वायर्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब डिजिटाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड एनालॉग सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विच सफ़र्स फ्रॉम मैनी लॉसेस सच एज डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस एंड अदर लॉसेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ब्रीच। जो हमारा कम्युनिकेशन था, कन्वेंशनल कम्युनिकेशन मेथड था, जिसको हम एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, उसमें कई प्रॉब्लम्स होती थी, कई लॉसेस होते थे, डिस्टॉर्शन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, और अलग लॉसेस भी होते थे। इसके अलावा क्या था कि ये जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम था ये सिक्योर भी नहीं था, एनक्रिप्टेड भी नहीं था, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस भी इसमें होते थे। अब हम भी ये चाहेंगे कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा उसे ना सुने या ना समझे, तो इसलिए ये एक मेजर फैक्टर था सिक्योरिटी ब्रीच वाला। इस वजह से हमने सिग्नल्स को डिजिटाइजेशन की ओर मोड़ा। In order to overcome these problems, the signals are digitized using different techniques. The digitized signals allow the communication to be more clear and accurate without losses. जब हमने इस सिग्नल्स को डिजिटाइज कर दिया, तो डिजिटल सिग्नल के अंदर जो सिग्नल हमारे पास आए वो सिग्नल्स ज़्यादा क्लियर थे और एक्यूरेट थे, जिसमें लॉसेस भी बहुत कम थे, ना के बराबर लॉसेस थे। तो ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, ये काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, उन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम ये प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन करते हैं। ये जो द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। द डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोज विच इंडिकेट्स हाई एंड लो वैल्यूज रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास दोनों तरह के सिग्नल्स की पिक्चर है। एक एनालॉग सिग्नल जो सिंपल एक साइनसॉइडल सिग्नल है, और
एक है हमारा डिजिटल सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ 2 ही लेवल्स है, आइदर लो और हाई। हम इसको हाई लेवल, लो लेवल या 1 एंड 0s भी बोलते हैं। देखिए अब इसमें डिफरेंस देखिए, एनालॉग सिग्नल को आप अगर गौर से देखें तो इसके हर इंस्टेंट पर, हर टाइम इंस्टेंट पर एनालॉग सिग्नल में हमें कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या है कि हर टाइम इंस्टेंट पर या तो 0 सिग्नल मिलेगा, 0 लेवल मिलेगा, लो लेवल मिलेगा या फिर हमें हाई लेवल या 1s मिलेंगे। तो ये अंतर होता है। डिजिटाइज के अंदर हम सिग्नल को 1 और 0 या हाई और लेवल 2 लेवल्स के अंदर बांट देते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल के अंदर कंटिन्यूस सिग्नल होता है और कंटिन्यूसली वो चेंजिंग सिग्नल के हर टाइम इंस्टेंट पर कोई ना कोई एक डिफरेंट वैल्यू हमें मिलती है। किसी भी कंसेक्यूटिव 2 एडजेसेंट सिग्नल्स पर हमें सेम वैल्यूज़ नहीं मिलती एनालॉग सिग्नल्स। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अगर हम बात करें, क्यों हमने डिजिटल कम्युनिकेशन को ऑप्ट किया है, तो एज द सिग्नल्स आर डिजिटाइज देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन सच एज फर्स्ट, द effects of distortion, noise and interference is much less in digital signals as they are less affected। जो डिस्टॉर्शन का, नॉइज़ का और इंटरफेरेंस का जो इफ़ेक्ट होता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू एनालॉग सिग्नल, क्योंकि इन पे डिजिटल सिग्नल्स पे नॉइज़, डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस होना ना के बराबर है। डिजिटल सिग्नल्स आर मोर रिलायबल, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ज़्यादा रिलायबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू डिज़ाइन एंड चीपर देन एनालॉग सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डिज़ाइन करना भी आसान है और एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले उनका जो सर्किट होता है वो सस्ता भी होता है। द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन डिजिटल सर्किट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन एनालॉग। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो डिजिटल सर्किट्स है उसका जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है वो एनालॉग सिग्नल के मुकाबले हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। द अकरेंस ऑफ क्रॉस टॉक इज़ वेरी रेयर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। क्रॉस टॉक के अंदर जो अकरेंस जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर जो क्रॉस टॉक वाली प्रॉब्लम होती है वो ना के बराबर होती है, वो नहीं होते, क्योंकि हम इसके अंदर गार्ड बैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं। दो इंटर सिंबल्स के बीच में, एडजेसेंट सिंबल्स के बीच में गार्ड बैंड्स या एडजेसेंट चैनल्स के बीच में गार्ड बैंड्स हम यूज़ करते हैं। द सिग्नल इज़ अनअल्टर्ड एज द पल्स needs a high distribution to alter its property which is very difficult। होता क्या है कि सिग्नल्स जब हमारे ट्रेवल करते हैं चैनल के थ्रू, तो अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसके अंदर जो नॉइज़ होती है, उस नॉइज़ की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है, तो नॉइज़ हमेशा एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करती है, तो इस वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अल्टर हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ जो लेवल ऑफ पल्स है, उस पल्स के लेवल को चेंज करने के लिए हाई डिस्टर्बेंस की ज़रूरत होती है। तो और ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोवाइड करना होना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसमें नॉइज़ का इफेक्ट नहीं होता और नीड्स जो पल्सेस होती है वो अनअल्टर्ड रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। द सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शंस सच एज इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन आर एम्प्लॉयड इन डिजिटल सर्किट्स टू मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी जो एनक्रिप्शन और कंप्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम डिजिटल सिग्नल्स पर ही लागू कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स पर ये प्रोसेस लागू नहीं होते, इसलिए इनमें जो इंफॉर्मेशन की सिक्रेसी होती है वो हायर लेवल पर होती है एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अकरेंस इज़ रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स। हम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर 2 टेक्निक्स होती हैं, एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग। तो ये एरर करेक्टिंग और एरर डिटेक्टिंग जो टेक्निक्स हैं, इनसे हम एरर अकरेंस का प्रोबेबिलिटी, सिग्नल के अंदर एरर आने की प्रोबेबिलिटी को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज़ यूज्ड टू अवॉइड सिग्नल जैमिंग। हम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक को यूज़ करते हैं। आगे जब हम सैम्पलिंग वगैरह पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करके हम सिग्नल की जैमिंग को अवॉइड कर सकते हैं।
combining digital signal using time division multiplexing TDM is easier than the combining analog signal using frequency division multiplexing FDM. देखिए FDM और TDM ये दोनों ही मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती हैं, लेकिन FDM जो होता है वो एनालॉग टेक्निक है और TDM जो है वो डिजिटल टेक्निक है। तो जो इसमें कंबाइनिंग डिजिटल सिग्नल, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन करके डिफरेंट डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट करने TDM के अंदर ज़्यादा आसान है FDM के मुकाबले। और TDM क्या है? एक डिजिटल टेक्निक है। द कॉन्फ़िगरिंग प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नल इज़ ईजियर देन द एनालॉग सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करने का जो प्रोसेस होता है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ज़्यादा इजी है कॉन्फ़िगर करना, मतलब असेंबलिंग वगैरह करने का बात है एनालॉग सिग्नल के मुकाबले। डिजिटल सिग्नल्स कैन बी सेव्ड एंड रिट्रीव्ड मोर कन्वीनियंटली देन एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स को हम आसानी से सेव कर सकते हैं और दोबारा रिट्रीव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो आजकल जितनी भी मेमोरीज़ हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, चाहे आपका फ्लॉपी से लेकर आज के जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, वो सब डिजिटल टेक्निक्स पर यूज़ होती हैं। तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल डेटा होता है, उसको आसानी से सेव किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको वापस रिट्रीव करना भी आसान होता है एनालॉग के मुकाबले। Many of the digital circuits have almost common encoding techniques and hence similar devices can be used for number of purpose। यानी मैक्सिमम जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर जो एनकोडिंग टेक्निक्स होती है वो कॉमन सी होती हैं। तो हम उन डिवाइसेस को सिमिलर प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेस के लिए उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज बाई डिजिटल सिग्नल्स। जो चैनल की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हम सिग्नल्स को कंप्रेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है, टेक्निक जो होती है, हम डिजिटल सिग्नल में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्रेस करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उस वजह से हमारी जो बैंडविड्थ होती है, चैनल की जो बैंडविड्थ होती है, उसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो हम उस जो चैनल है उसकी बैंडविड्थ को इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है। तो इस एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें एक फ्लो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की ज़रूरत है, जो आपके सामने है। इस ब्लॉक डायग्राम को हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो द एलिमेंट्स विच फॉर्म अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम, फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो देखिए सोर्स। अब जो सोर्स होता है, हमारे पास कोई भी सिग्नल का सोर्स होता है, वो जैसे मान लीजिए अपन बात ही कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं टेलीफोन पर, तो सोर्स क्या हो गया? जो साउंड ह्यूमन ने क्रिएट की, इंडिविजुअल एक्स ने जो साउंड क्रिएट की, तो वो तो हो गया सोर्स। अब उस सोर्स से जो सिग्नल आएगा उसको हम फर्स्ट इनपुट पे देंगे, वहाँ लगा एक ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर जैसे हमारे फ़ोन्स में माइक लगे होते हैं, तो वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इनपुट। और इसी के साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कन्वर्टर्स भी लगते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी लगते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक में हमारा हो गया इनपुट ट्रांसड्यूसर्स एंड A to D कन्वर्टर्स। जब ये सिग्नल हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो गया तो आगे इस सिग्नल को भेजा जाता है एनकोडर पर, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स एनकोडर। तो यहाँ उस सिग्नल की एनकोडिंग की जाती है। सिग्नल को जिस भी फॉर्म के अंदर जो भी कोड स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं, उस कोड स्ट्रीम के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसकी एनकोडिंग की जाती है। हेक्साडेसिमल है, ऑक्टाडेसिमल है, या और भी कोई भी हमारे जो मेथड्स हैं, हम उसके अंदर इसको करते हैं, एनकोड करते हैं और 0-1 की फॉर्म की इनको एनकोडिंग करने के बाद में और सोर्स एनकोडिंग करने के बाद में इसको आगे चैनल एनकोडर पर भेज देते हैं। उसके बाद में चैनल एनकोडर है। चैनल एनकोडर से फिर डिजिटल मॉड्यूलेटर,
जो डिजिटल मॉड्यूलेटर इसको D2A कन्वर्ट करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है और उसको फिर चैनल पर दे दिया जाता है। चैनल क्या होता है? चैनल होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके थ्रू हमारा सिग्नल सोर्स से या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है। चैनल के बाद में ये जो सिग्नल है ये वापस रिसीवर पर पहुंचा तो वहाँ है डिजिटल डीमॉड्यूलेटर A2D कन्वर्टर। A2D कन्वर्टर के बाद में ये वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर से फिर सोर्स डिकोडर, सोर्स डिकोडर से आउटपुट ट्रांसड्यूसर D2A कन्वर्टर। अब इसको हम सारे जो ब्लॉक्स हैं इनको एक एक करके देखते हैं। सोर्स, द सोर्स कैन बी एनालॉग सिग्नल, एग्जांपल साउंड सिग्नल। तो ये जो सोर्स होता है ये एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। अगर एनालॉग है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर डिजिटल है तो उसको सीधा ही हम ट्रांसड्यूसर पर दे सकते हैं। दिस इज़ ए लेकिन जो सेकंड है वो है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर। दिस इज़ ए ट्रांसड्यूसर विच टेक्स ए फिजिकल इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, example microphone. This block also consists of analog to digital converter where a digital signal is needed for further process. The digital signal is generally represented by a binary sequence. The next is source encoder. The source encoder compresses the data into minimum number of bits. This process helps in effective utilization of the bandwidth. It removes the redundant bits, unnecessary excess bits, that is zeros, unnecessary excess bits, that is zeros. यानी ये जो सोर्स एनकोडर है, ये सोर्स एनकोडर हमारा सिग्नल को कंप्रेस करता है, डाटा को कंप्रेस करता है और उसको मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स के अंदर ये कन्वर्ट करके हमें दे देता है, ताकि जो बैंडविड्थ हमारे पास है उसकी हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अंदर ये रिडंडेंट बिट्स और अननेसेसरी एक्सेसेस ज़ीरोज़ जो होते हैं उनको ये रिमूव करता है। उसके बाद में चैनल एनकोडर। द चैनल एनकोडर डज द coding for error correction during the transmission of the signal due to the noise in the channel. The signal may get altered, and hence to avoid this, the channel encoder adds some redundant bits to the transmitted data. These are the error correcting bits. जो चैनल एनकोडर होता है उस चैनल एनकोडर के अंदर हम कुछ एरर करेक्टिंग बिट्स ऐड करते हैं। ये एरर करेक्टिंग बिट्स क्या होती है कि ये कुछ रिडंडेंट बिट्स होती हैं जो कि हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके साथ एडअप की जाती हैं, ताकि जो सिग्नल को ट्रांसमिशन के दौरान कोई किसी तरह का अगर नॉइज़ आता है और नॉइज़ की वजह से अगर हमारा सिग्नल को चेंज करने की ज़रूरत चेंज होता है, या वो जो नॉइज़ है वो हमारे सिग्नल को अल्टर करने की कोशिश करता है, तो उससे ये रिडंडेंट बिट्स जो होती हैं वो उसको अवॉइड करती हैं, हमारे चैनल को चेंज, हमारे जो सिग्नल को डाटा को उसको चेंज नहीं होने देती। तो ये चैनल एनकोडर के अंदर हम एरर करेक्टिंग बिट्स को एडअप करते हैं। उसके बाद में है डिजिटल मॉड्यूलेटर। द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इज़ मॉड्यूलेटेड बाय ए कैरियर। द सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू एनालॉग एंड from the digital sequence in order to make it stable through the channel और medium। जो सिग्नल होता है उसे हम मॉड्यूलेट करते हैं, कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग में, डिजिटल सीक्वेंस से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको चैनल या मीडियम पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। द चैनल और ए मीडियम अलाउ द एनालॉग सिग्नल टू ट्रांसमिट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर एंड। यानी जो चैनल होता है वो ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक सिग्नल को कैरी करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। डिजिटल डीमॉड्यूलेटर। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एट द रिसीवर एंड। जब सिग्नल हमारा रिसीवर एंड पर आ गया तो रिसीव सिग्नल जो होगा वो हमारा, क्योंकि एनालॉग है तो उस सिग्नल को फिर से ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से एक सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। डीमॉड्यूलेट करने का काम भी, जो सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन का काम है वो भी यही होता है। उसके बाद में जो रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल है उसको हम चैनल डिकोडर पर ले जाते हैं। तो चैनल डिकोडर क्या करता है कि द चैनल डिकोडर आफ्टर डिटेक्टिंग द सीक्वेंस डज सम एरर करेक्शन। द डिस्टॉर्शन विच माइट अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आर करेक्टेड बाय एडिंग सम रिडंडेंट बिट। दिस एडिशन ऑफ बिट्स हेल्प इन द कम्प्लीटली रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। यानी जो
हमारे पास सिग्नल आया था, क्योंकि वहाँ एरर करेक्टिंग बिट्स के साथ हमने भेजा था। तो ये चैनल डिकोडर भी क्या करता है कि यहाँ कुछ रिडंडेंट बिट्स को हमारा ऐड करता है, ताकि जो भी कोई अगर हमारे पास ट्रांसमिशन के दौरान कोई अगर डिस्टॉर्शन हुआ है तो वो डिस्टॉर्शन को ओवरकम किया जाए। नेक्स्ट है सोर्स डिकोडर। द रिजल्टेंट सिग्नल is once again digitized by sampling and quantizing so that the pure digital output is obtained without the loss of information. The source decoder recreates the source output. तो सोर्स डिकोडर क्या होता है कि सोर्स डिकोडर के अंदर फिर से जो हमारा सिग्नल होता है उस सिग्नल को फिर से डिजिटाइज किया जाता है सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए, और उस सिग्नल को फिर से प्योर डिजिटल आउटपुट के अंदर हम बना लेते हैं, ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो हमें को ट्रांसमिशन के द्वारा से सेंड की गई थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेटली वापस मिल जाए, लॉस फ्री। आउटपुट ट्रांसड्यूसर, अब जो हमारे पास सिग्नल आउटपुट आ गया है तो वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर दिया जाता है। ये हमारे इस ट्रांसमिशन का लास्ट ब्लॉक होता है ब्लॉक डायग्राम का। तो यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी सिग्नल था हमारा, सपोज़ हमने इनिशियली एक साउंड सिग्नल लिया था, तो उस साउंड सिग्नल को जो हमने वहाँ यूज़ किया था ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर, तो वो साउंड सिग्नल को तो ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि वो जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल आउटपुट आया है सोर्स डिकोडर से, उस डिजिटल सिग्नल आउटपुट को जो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसको वो फिर से कन्वर्ट करता है किसी फिज़िकल फॉर्म में। ये सपोज़ हमारा लाउड स्पीकर, तो वो हमारा उस साउंड सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आउटपुट सिग्नल, दिस इज़ द आउटपुट विच इज़ प्रोड्यूस आफ्टर द होल प्रोसेस एंड द साउंड सिग्नल इज़ रिसीव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एक साउंड हमारी ट्रांसमिट होती है और कैसे वो माइक के थ्रू ट्रांसमिट होकर और आउटपुट पर रिसीवर पर जो लाउड स्पीकर है उस पर मिल जाती है। इस टॉपिक में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी है। तो हम इसका इन तीनों ही टेक्निक्स का एक जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ एन एनालॉग मॉड्यूलेटिंग स्कीम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कैरियर वेरीज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो पल्स एम्पलीट्यूड पैम जो टेक्निक है वो एनालॉग मॉड्यूलेटिंग स्कीम है। इसके अंदर हमारे पास जो कैरियर होता है वो पल्स की फॉर्म में होता है, और उस कैरियर के जो कि पल्स की फॉर्म में है उसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी करवाते हैं इन प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। यानी हमारे पास जो मैसेज सिग्नल होगा वो तो एनालॉग होगा और कैरियर है वो पल्स की फॉर्म में। द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल follow the amplitude of the original signal as the signal trace out the path of the whole wave. It's in natural PAM. The signal sampled at the Nyquist rate is reconstructed by passing it through an efficient low pass frequency without cutoff frequency. ये देखिए इसका डायग्राम। हमारे पास जो फर्स्ट वेव फॉर्म है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है। जो सेकंड है वो है हमारा पल्स, कैरियर पल्स ट्रेन है। तो जब हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम इन दोनों जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को दोनों को मिक्स करते हैं। तो एक हमारे पास नेचुरल पैम इस तरह से, हमारे पास जो थर्ड हम फ़ोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि नेचुरल पैम हमारे पास निकल के आया है। तो ये जो डार्क ब्राउन कलर का जो लाइनें बनी हुई हैं, ये पल्सेस बनी हुई हैं, ये हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। Pulse width modulation or pulse duration modulation or pulse time modulation is an analog modulating scheme in which the duration or width or time of the pulse
carrier varies proportional to the instantaneous amplitude of the message signal। यानी जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर जो विड्थ होती है, जो ड्यूरेशन होती है पल्स की, या जो टाइम होता है पल्स का, वो वेरी करता है हमारे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। फिर से यही वही एनालॉग टेक्निक है। इसके अंदर हमारा जो मैसेज होगा वो तो होगा हमारा एनालॉग, और कैरियर होगा वो हमारा होगा डिजिटल। द विड्थ ऑफ द पल्स वेरीज इन दिस मेथड बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट। इस मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर जो पल्स की विड्थ होगी वो तो हमारी वेरी करेगी हमारे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल के हिसाब से, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा पल्स का वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। द एम्पलीट्यूड लिमिटर्स आर यूज्ड टू मेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल कांस्टेंट। These circuit clips of the amplitude to a desired level and hence the noise is limited। इसमें नॉइज़ लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें हम एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगाते हैं जो हमारे सर्किट के में लगा होता है, जो कि हमारे एम्पलीट्यूड को क्लिप ऑफ कर देता है डिज़ायर्ड लेवल से। ऊपर का जितना भी अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है तो उसको क्लिप ऑफ कर दिया जाता है। ये देखिए, ये हमारी कैरियर पल्स है। सेकंड जो है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। थर्ड में हम देख सकते हैं ए, बी और सी। इसके अंदर हमारा जो डिफरेंट हमारी पल्स विड्थ हमारे पास हमें अचीव हो गई है। तो इस तरह से हम हमारी जो कैरियर है उस कैरियर के एम्पलीट्यूड को ना छेड़ते हुए, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, जो विड्थ है, जो ड्यूरेशन है हमारे पल्स की, उसको हम वेरी करवाते हैं हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज। देयर आर 3 वेरिएशन ऑफ PWM। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि 3 तरह के वेरिएशन थे, A, B एंड C। दे आर द लीडिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट, द ट्रेलिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। फर्स्ट वाले में देखते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या है कि जो लीडिंग एज जो है वो तो कांस्टेंट है और जो ट्रेलिंग एंड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ भी देखिए और आगे जब छोटी पल्स बन रही है तो भी देखिए। सेकेंड है द ट्रेलिंग एज ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट एंड द लीडिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ये देखिए, सेकेंड में जो ट्रेलिंग एज है वो हमारी कांस्टेंट आ रही है, लेकिन जो लीडिंग एज है यानी जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारा वेरी कर रहा है। थर्ड है द सेंटर ऑफ द पल्स बीइंग कांस्टेंट, द लीडिंग एज एंड द ट्रेलिंग एज वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। देखिए कि हमारा जो सेंटर है, बीचों बीच में सेंटर है, वो वहीं कांस्टेंट है, और इसकी जो विड्थ है वो हमारी जब हाई एम्पलीट्यूड था तो इंक्रीज़ हो रही थी, लो एम्पलीट्यूड आया तो डिक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से हमारी ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। थर्ड है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। Pulse modulation is an analog modulating scheme in which the amplitude and the width of the pulse are kept constant। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, विड्थ भी कांस्टेंट रहेगी इस बार, while the position of each pulse with reference to the position of reference pulse varies according to the instantaneous sampled value of the message signal। जो मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पल्स है की पोजीशन है वो वेरी होगी। The transmitter has to send synchronizing pulse to keep the transmitter and receiver in synchronization। These sync pulse help in maintaining the position of the pulse। The following figures explain the pulse position modulation। देखिए फिगर क्या कहता है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल है। नीचे हमारा सिक्वेंशियल पीरियोडिक सिक्वेंशियल पल्स ट्रेन है यानी कैरियर है। उसके बाद भी ये हमारा देखिए ऊपर जो थर्ड जो डायग्राम है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक PWM सिग्नल है। अब PWM सिग्नल के बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है PPM सिग्नल। तो इसमें क्या है कि सिर्फ देखिए पल्स विड्थ हमारे सेकंड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करें तो पल्स विड्थ है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, पल्स विड्थ चेंज नहीं हो रही है, अब सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। अब आप हम देख सकते हैं कि जो सेकंड सीक्वेंस है उस सेकंड सीक्वेंस के अंदर जो पल्स के बीच में ड्यूरेशन या टाइम है
जो दो एडजेसेंट पल्स है उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो सब में सेम है, लेकिन यहाँ अगर फोर्थ वाले में देखें तो जैसे जैसे हमारे पास ये जो चेंज होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे जो ड्यूरेशन ऑफ पल्स है दो एडजेसेंट सिग्नल्स के बीच में या एडजेसेंट पल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है या जो वो टाइम है वो चेंज हो रहा है, पोजीशन हमारी उस विड्थ की चेंज हो रही है। तो हम इनिशियली देख सकते हैं कि ये जो गैप है दो पल्सेस के बीच में ये ज़्यादा है, फिर आगे जाके फिर जैसे जैसे ये डिक्रीज़ हो गया है, तो इससे हम बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इस चीज़ के अंदर है कि जो विड्थ है पल्स की हमारी, इसमें सभी में देख लो कि जो विड्थ है वो विड्थ हमारी चेंज नहीं हुई है, ये जो पोजीशन है वो सिर्फ चेंज हुई है, विड्थ चेंज नहीं हुई है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट रही हैं। बाकी जो इंटर पल्स का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हुई है, तो इसे हम बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। The pulse position modulation is done in accordance with the pulse width modulated signal. Each trailing of the pulse width modulated signal becomes the starting point for the pulse in ppm signal. Hence, the position of these pulses is proportional to the width of the PWM. यानी ये जो ppm हम अचीव करते हैं PWM की सहायता से अचीव करते हैं। अगर हमें किसी सिग्नल का पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन करना है तो उससे पहले उसका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ख़त्म होता है, कोई पल्स ख़त्म होती है, वहाँ हमारे जो नेक्स्ट जो पीपीएम है उसकी पल्स स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो, कंपेयर करके देख सकते हो, थर्ड और फिफ्थ में जैसे फर्स्ट पल्स है वो जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पीपीएम की फर्स्ट पल्स चालू हुई, सेकंड पल्स जहाँ ख़त्म हुई वहाँ से पीपीएम की सेकंड पल्स चालू हुई, और ये इस तरह से करते करते हमारे पास आगे पोजीशन ऐसे इस तरह से चेंज हुई कि आगे जहाँ 1 2 3 4 5 6 7th 8th हमारी जब पोजीशन 6 7 8 जब पल्सेस आई तब वो बहुत ही पास पास में उनकी पोजीशन हुई। तो हमें अगर पीपीएम अचीव करना है, पीपीएम मॉड्यूलेशन करना है, तो उससे पहले हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करना होगा। एडवांटेजेस, एज द एम्पलीट्यूड एंड विड्थ आर कांस्टेंट द पावर हैंडल इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड जो पावर होता है वो इफ़ेक्ट करता है किसको, एम्पलीट्यूड को। तो अगर हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो पावर जो भी यूज़ होगा वो कांस्टेंट होगा। डिसएडवांटेज ये है कि हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो ये इसका पीपीएम का डिसएडवांटेज है। अब ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन टेबल है पीएम पीडब्ल्यूएम पीपीएम की। पीएम में एम्पलीट्यूड इज़ वेरिड, पीडब्ल्यूएम में विड्थ इज़ वेरिड एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पोजीशन इज़ वेरिड। सेकंड पॉइंट है बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द पल्स। पीडब्ल्यूएम के केस में बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स। पोजीशन में मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द राइज टाइम ऑफ द पल्स। पीएम के केस में इंस्टेंटेनियस ट्रांसमीटर पावर वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, क्योंकि जो वैल्यू है पावर की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, तो एम्पलीट्यूड यहाँ वेरी हो रहा है तो ट्रांसमीटर पावर की भी वैल्यू पावर वेरी करती है। पीडब्ल्यूएम में इंस्टेंटेनियस ट्रांसमीटर पावर वेरीज विद द एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्स। पीपीएम में इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद द विड्थ ऑफ द पल्स। फोर्थ पॉइंट है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हाई। ये तो चारों में ये पीएम में सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हाई होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत होती है, जबकि पीडब्ल्यूएम और पीपीएम में लो कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम होता है। पीएम में नॉइज़ इंटरफेरेंस हाई होता है, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम में नॉइज़ इंटरफेरेंस लो होता है। पीएम में इट इज़ similar to amplitude modulation, PWM similar to frequency modulation, और PPM होता है वो similar to phase modulation। तो हमारे एनालॉग सिग्नल्स में जो टेक्निक यूज़ हम करते हैं वो हमारे इन सिग्नल्स इन टेक्निक्स में इस तरह से सिमिलर है कि PM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से सिम की तरह है, PWM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह है, और PPM फेज मॉड्यूलेशन की तरह है। आई होप आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें डिस्कस किए हुए डिजिटल टेक्निक, डिजिटल कम्युनिकेशन
उसके एडवांटेजेस और वेरियस टेक्निक्स जो हमने वेरियस ब्लॉक डायग्राम्स जो एलिमेंट्स हमने डिजिटल कम्युनिकेशन के डिस्कस किए वो, इसके अलावा PWM, PPM और PAM का जो जनरल डिस्क्रिप्शन था वो हमने किया। आई होप ये इजी टॉपिक थे और मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।